जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला, जो इज़्ज़त देने वाला, जो रिज़्क़ का रज़ाक़, जिसने पैदा किया और जिसके कब्ज़े में मेरी रूह है। हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो है ऑटोइम्यून डिजीज़, और उसके में आज हमारे पास जो ब्लड के अंदर ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं, ब्लड से रिलेटेड ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं, उस पर आज डिस्कस करेंगे कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो अगर गलत डायरेक्शन में जाता है तो जिसको हम ऑटोइम्यून कहते हैं। और ऑटोइम्यून डिजीज़ के अंदर बहुत सारी डिजीज़ मैंने डिस्कस की हैं जो पिछले लेक्चर्स हैं, लेकिन आज जो हम इसी सीरीज़ का एक हिस्सा है वो है ऑटोइम्यून ब्लड डिसऑर्डर्स, जिसमें हेमोलाइटिक एनीमिया है, जिसमें परनिसिस एनीमिया है, जिसमें ITP है। तो ये 3-4 जो है ना बहुत जो कॉमन है वो उसको हम आज डिस्कस करेंगे, और ये बड़ा हर लिहाज से बड़ा आम टॉपिक है। उससे पहले कि मैं टॉपिक पे जाऊं, मैं आज का फ्रोज़न डिस्कस करूंगा, और आज का जो फ्रोज़न है हमारे पास वो भी बड़ा आम है। पहले तो जो मैंने फ्रोज़न डिस्कस किए हैं उसमें वो बात कर रहा था कि जो स्किन पे कोई चीज़ नमूद होती है तो आप उसको कोई लोकल चीज़ ना समझें, वो लोकल बीमारी ना समझें या कोई लोकल डिसऑर्डर ना समझें, बल्कि उसको बॉडी का इंटरनल ऑर्डर समझें। आज का जो फ्रोज़न है मेरे पास, इसमें वो कह रहा है कि इन अमराज जो कि बहुत कम होते हैं में मुकम्मल शफा हासिल करने के लिए, जबकि हाथ कैफियत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए, तब इन अलामात के लिए जो अब भी बरकरार हैं और बीमारी की वो हालत जिसमें मरीज़ पहले मुब्तला था, एक मुनासिब एंटीसोरक इलाज करना चाहिए, जैसे कि मेरी किताब मुज़मन अमराज में बताया गया है। मज़ीद यह कि मुज़मन मकामी अमराज जो कि जिनसी नीयत के ना हों, इनमें सिर्फ अंदरूनी इलाज की ही ज़रूरत होती है। अब इसमें वो ये कह रहा है कि कोई एक एक्यूट डिजीज़ आ जाती है और आपने उसका इलाज किया और वो ठीक हो जाती है। अब जो दोबारा मरीज़ आपके पास आता है तो कुछ चीज़ें वो कहता है कि ये अभी बच गई हैं, तो जो बच गई हैं वो एक्यूट नहीं होंगी, वो पहले से कहीं मौजूद होंगी, और आप उसको कंसीडर करें कि ये इस बीमारी का हिस्सा नहीं थी बल्कि ये इस जिस्म में पहले से मौजूद थी। मसलन आपके पास कोई बंदा आया, उसने कहा जी मुझे बुखार हो गया, मेरे गले में दर्द हो गया, मुझे चोट लगी, तो आपने जब उसको इलाज किया तो दोबारा आया तो उसने कहा जी ये चीज़ें तो मेरी ठीक होगी, लेकिन ये चीज़ मेरी ठीक नहीं हुई। तो आप उस बीमारी का हिस्सा ना समझें उसको जिसका आपने इलाज कर लिया, बल्कि ये समझें कि ये पहले से मौजूद थी, लिहाजा मुझे उसका इलाज करना है। ये बात वो क्लियर कराना चाहिए। बाद पेशेंट आपको कंफ्यूज करता है कि जो डॉक्टर साहब आपने तो मेरा इलाज किया, अच्छा मेरी तो वो पुराने दर्द, मेरे जिस्म में दर्द होता था, मुझे थकन होती थी, मुझे नींद नहीं आती थी, मुझे गुर्दे में दर्द है, वो तो नहीं ठीक हुआ। तो जब आपने दवाई देखनी होती है, जब आपने अपने पास नोट किया होता है तो वो तो कुछ और होता है, वो तो बुखार था 2-4 दिन से हो रहा था, या खांसी थी या कुछ था, तो आप तो कहते हैं ये तो आपका ठीक हो गया, कहते हैं नहीं जी मेरी ये तो नहीं ठीक हुई। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप उसको कंसीडर करें कि ये पहले से मौजूद थी। जब आप मज़ीद उस पर सवाल करें कि ये कब से थी आपकी, तो वो कहेगा नहीं ये तो मुझे 6 महीने। तो वो असल में पेशेंट ये होता अपना जो है ना वो कैश करवाना चाह रहा होता है कि मैं इसी डॉक्टर पे थोड़ा सा प्रेशराइज करूं, इसको क्लियर करूं कि नहीं यार ये तो मेरी पहले से जो बीमारी का डिस्कस नहीं करेगा, वो कहेगा यार ये तो रह गई है मेरी। तो उसके लिए डॉक्टर को जो है ना वो बड़ा चौकन्ना और अलर्ट होना चाहिए और समझ जाना चाहिए कि ये बीमारी चूँकि पुरानी है तो उससे फिर री इन्वेस्टिगेट करें, और उस पर प्रॉपरली वो कह रहा है कि एक मुनासिब एंटीसोरिक दवा दें।
बहुत सारी आपकी दवाइयाँ जो 50-60 दवाइयाँ जो है ना वो एंटीसोरक हैं, जिसमें लाइकोपोडियम है, जिसमें सल्फर है, जिसमें कलकेरिया कार्ब है, सारसप्रेला है, बेशुमार ऐसी दवाइयाँ हैं। तो फिर कहता है कि उन दवाइयों से जो एंटीसोरक दवाइयाँ उनसे इलाज करें। जैसा कि मैंने उसकी एक बुक है जिसमें क्रॉनिक डिजीज़ भी डॉक्टर हनीमन ने लिखी है, तो कहता है उसको पढ़ें, इसमें अब मशवरा भी दे रहा आपको, तो उसमें आपको ज़्यादा डिटेल मिल जाएगी। मज़ीद है कि मुज़मन मकामी अमराज जो कि जिनसी नैयत के ना हों, मज़ीद कहता है वो मुज़मन जो मकामी अमराज, ये बेसिकली वैसे कंटिन्यूटी उसी है। अब फिर कह रहा है मकामी अमराज, मुज़मन जो बहुत अरसे से रह रहे हैं, वो कहते हैं दाने नहीं ख़त्म हो रहे जी, आप कहते हैं ये स्किन पे हैं, वो कहता है जी मेरा स्किन पे कोई ज़ख्म हो जाता है, मेरे स्किन पे कोई खारिश हो जाती है, तो ये उसको इसने कहा कि ये मुज़मन क्रॉनिक मकामी अमराज लोकल जो कि जिनसी नैयत के ना हो, मसलन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड ना हो। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड कौन से हैं? टीडी जो इसको कहते हैं, जो जैसे गोनोरिया है, सिफिलिस है, इकोलाई है, ये जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, एड्स है। तो वो कह रहे हैं कि जिनसी नीयत के ना हो, इनमें सिर्फ अंदरूनी इलाज, फिर भी वो कहता है जी फिर भी अंदरूनी इलाज ही करना है आपको कि क्रॉनिक। अब ये जो पीछे वो कह रहा था ना कि जो आपको लोकल नजर आ रहा है, अब और वो आपके कोई चोट लग गई है, या वो कह रहा था कि इसको तो ना कंसीडर करें, लेकिन कोई दाना आ गया, कोई खारिश आ गई, कोई ग्रोथ आ गई, तो वो कहता है इसको आप लोकल डिजीज के तौर या एक्सटर्नल डिजीज के तौर पे ना करें। ये पिछले 8-10 फौजों में ये चला रहा है। अब इसने एक और क्लैरिफिकेशन आपको दी है। वो क्लैरिफिकेशन ये है कि कोई बंदा आपके पास आता है, वो ठीक हो जाता है, और उसके बाद बाकी माना जो चीज़ें उसकी रह जाती हैं, और वो आप उस एक्यूट बीमारी का हिस्सा ना समझें, उसको समझें ये। और फिर वो ये कहता है कि कोई लोकल क्रॉनिक डिजीज आ जाती है जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड नहीं है, तो उसका भी इलाज जो है हम अंदरूनी ही करेंगे, उस पर भी कोई मरहम पट्टी हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, फर्ज करें जी अभी मुझे किसी ने कहा जी इन ग्रोइंग का इलाज है, मैंने कहा इन ग्रोइंग नेल का। अब इन ग्रोइंग नेल क्या है? मकामी डिजीज है कि नाखून जो है अंदर के रुख चला जाता है, तो इसमें भी जो दवाइयाँ काम करेंगी वो इंटरनली काम करेंगी। आप उसमें मरहम पट्टी कर दें, बाद लोग नाखून खिंचवा भी लेते हैं, फिर वो ग्रो कर जाते हैं, इन ग्रोइंग करेगा, तो नाखून अंदर के रुख ग्रो कर रहा है। बज़ाहिर ये लगता है कि ये लोकल बीमारी है। अब लोकल बीमारी ये भी तो आप कहते हैं जी मेरे अंगूठे में दर्द है, आप कहेंगे ये तो लोकल है, सूज गया है, तो वो तो यूरिक एसिड की वजह से होगा। अब किसी एक जोड़ में दर्द हो सकता है, तो रोमेटाइड आर्थराइटिस भी होता है, आप उसको लोकल तो ना कंसीडर करें ना, वो इंटरनल है। तो बात समझाने एक बड़ा मुसलसल इतनी बात, इतने ऐसे तरीके, इतनी बार डिफरेंट एंगल से कोई भी नहीं समझा सकता जितनी हनीमन समझा कि इतने इम्पॉर्टेंट वो इस चीज़ को इतनी इम्पोर्टेंस दे रहा है, इतनी अहमियत दे रहा है कि 8-10 अफरोज़ों अभी लगातार लगाया हुआ है समझाने की कोशिश में कि ये होता है ऐसा ना समझें, ये होता है ऐसा। अब वो ये कह रहा है कि कोई चीज़ उसको फल कर चोट ही लग गई थी, आपने उसका इलाज कर दिया, वो कहता है नहीं जी मुझे तो गुर्दे में भी दर्द हो रहा है, मैं फलाना भी हो रहा है। तो उसका मतलब है ये उस बीमारी का हिस्सा नहीं था, ये पहले से मौजूद थी। और मकामी कोई भी लोकल क्रॉनिक डिजीज आती है तो उसको कहता है कि ये लोकल ना समझे, इसको इंटरनली इसका ट्रीट करें। चाहे जाए कि हम इंटरनल ट्रीट किसका करते हैं जी, वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जैसे जो मैज़मेटिक डिजीज़ हैं, जो एक क्रॉनिक मैज़मेटिक डिजीज़ है जिसे सोरा सिफिलिस साइकोसिस का उसका नाम दिया है। कहते हैं अगर वो नहीं है तो ये भी क्रॉनिक है, वो अगर नहीं है तो फिर भी ये क्रॉनिक है। ठीक हो गया जी। अब मेरे पास जो टॉपिक है वो, वैसे टॉपिक तो ये बहुत बड़ा है, इस पे कोई 8-10 लेक्चर बनते हैं, सच्ची जो बात है, जो एनीमिया का टॉपिक है। पहले ज़माने में लोगों का इलाज ही कमज़ोरी का करते थे। कोई बीमारी हो जाए, यार इसको कमज़ोरी होगी, इसको जनाब शरबत पिलाएं, इसको खजूरें खिलाएं, इसको आयरन दें, इसको फलाद खिलाएं, यही कुछ करते थे। वो कहते थे कि सब बीमारियों का ये इलाज क्या है कि ये कमज़ोर हो गया है। कदीम ज़माने में यही इलाज होता था। और अब भी कोई
बंदा गांव में इधर उधर बीमार होता है, कहते यार इसको अंडे उबाल के दो, यार इसको यखनी बुलाओ, यार होने ठीक हो जाती, ये कहते हैं ना। इसकी ग्लूकोज दो, इसको कुछ ना कुछ ना खजूरें खिलाओ, कुछ करो, वो समझे कमजोरी ठीक होगी तो बीमारी खत्म होगी। बेसिकली वाइटल, ये भी कंसेप्ट ठीक है कि वाइटलिटी वीक हो गई है तो बंदा बीमार होता है भाई। लेकिन एक जमाने से ये चला आ रहा है जिसको हनीमन ने कहा कि ये वाइटल फोर्स की वीकनेस है। जो है ना, कमी है इंसान के अंदर। काशीराम लिखता है हरारत अजीजी की कमी है, वाइटल एनर्जी की कमी है। तो लोग कहते थे यार इसमें कोई जरा खिलाओ यार, कुछ ना कुछ खिलाओ, इसमें गोश्त खिलाओ, कोई कलेजी खिला रहा है, कोई क्या खा रहा है, कोई सूप पिला रहा है, ऐसे ही करते हैं ना, हैं? तो क्या करते हैं? हाँ, कबूतर दोस्त फलाना करो, गर्म चीजें खिलाओ, शरबत पिलाओ, फलाना पिलाओ। तो ये कंसेप्ट था, और ये कंसेप्ट साइंटिफिकली हनीमन ने कहा कि ये वाइटल फोर्स की वीकनेस है। तो अनीमिया इट्स अ बिग सब्जेक्ट कि कमजोरी है, वीकनेस है, किसकी है? ब्लड की। आपके ब्लड के अंदर बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। WBC है जो आपका डिफेंस मैकेनिज्म है, जो हमारा ऑटोइम्यून डिजीज से रिलेटेड है, वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो आपका उसके अंदर और बहुत सारी फेसेस हैं, एलर्जी की रिएक्शन है, बेशुमार चीज़ें हैं जो एक ब्लड, 5 लोग सिर्फ ब्लड की पिक्चर देख के बंदे का इलाज करते हैं। और कॉमन प्रैक्टिस है ऑल ओवर दी वर्ल्ड कि जब कोई मरीज आता है तो क्या करते हैं, फट डॉक्टर लिखता है ओ जी जाओ ब्लड सीपी कराओ जी। 2 टेस्ट आमतौर पर कराए जाते हैं फौरी तौर पे, एक ब्लड का और एक पेशाब टेस्ट करो जी, कि पेशाब में कोई चीज़ तो नहीं जा रही, या ब्लड की जो कंपोजिशन है उसमें कहीं डिरेंजमेंट नहीं आ गई। यही होता है ना फौरी तौर। जब भी किसी डॉक्टर के पास, जीपी के पास, किसी के पास आप जाएंगे तो वो आपका फौरन पहला टेस्ट यही देगा। तो उसमें क्या देख रहा होता है कि ब्लड की जो कंपोजिशन है, WBC क्या कम हो गए हैं, क्या WBC ज्यादा हो गए हैं, HB लेवल कम हो गया, क्या ज्यादा हो गया, प्लेटलेट्स कम हो गए, क्या ज्यादा हो गए, तो उससे ज्यादातर असेसमेंट की जाती है। तो अनीमिया बेसिकली हमारा जो जिसको RBC कहते हैं, रेड ब्लड सेल, जिसमें को हीमोग्लोबिन कहते हैं, ये बेसिकली इसकी कमी जब हो जाती है तो उसको एनीमिया कहते हैं। वो उसकी डेफिनेशन भी एक लिखी होगी। तो ये समझें कि जब लफ्ज एनीमिया यूज होता है, AN का मतलब है एब्सेंट, मिया मीन ब्लड, तो ब्लड की एब्सेंट, कमी। तो ये ध्यान में रखें कि ये एक बहुत बड़ी टर्म है, ये बहुत बड़ी एक सब्जेक्ट है एनीमिया का। और वाकई जब एनीमिया हो जाता है तो इंसान वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है उसको, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है उसका फंक्शन ये है कि वो फेफड़ों से ब्लड जो है जब ऑक्सीजन लेता है तो वो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करता है, और ऑक्सीजन जो है वो आपकी जिंदगी है। देखिए ना, anemia is a condition that develop when your blood produce a lower than normal amount of healthy red blood cell. If you have anemia, your body does not get enough oxygen rich blood. The lack of oxygen can make you feel tired or weak. जब ऑक्सीजन वो सांस नहीं लेगा, जब आपको देखें ना ऑक्सीजन पूरी नहीं होगी, अक्सर लोग कहते हैं जी मुझे सांस का प्रॉब्लम है, तो हम फेफड़ों के पीछे पड़ जाते हैं, हम एलर्जी के पीछे पड़ जाते हैं। अच्छा, ब्लड सीपी कराने से फौरन आपको पता चल जाएगा कि यार इसका तो HB लेवल ही नीचे है, तो आप गलत ट्रीटमेंट उसका शुरू कर देंगे जी, आपका सांस की उसकी इलाज शुरू कर दें। भाई सांस की बीमारी उसको किस वजह से है, उसको किस वजह से है कि वो उसके तो हीमोग्लोबिन लेवल ही नीचे है, ऑक्सीजन ही बॉडी में पूरी नहीं जा रही, तो उसको सांस तो खराब होगा।
तो ब्लड सीपी कराने का फौरन मकसद यही होता है कि आपको कुछ चीजें फौरन पता चल जाए। फर्ज करें जिसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही तो प्लेटलेट्स नीचे आए होंगे, और इसलिए अगर WBC बढ़े हैं तो इसका मतलब कोई बॉडी में इन्फेक्शन हो रहा है इसके। तो इसलिए फौरन डॉक्टर ये लिखता है कि आप इंटरनेशनली ये प्रैक्टिस है कि ब्लड सीपी करवाएं। तो ब्लड सीपी में 3-4 चीजें आपको फौरन पता चल लेंगी तो आप फौरन उस तरफ चले जाएंगे ना। आप सांस का इलाज नहीं करेंगे या आप ये नहीं करेंगे जी अब इसको ब्लीडिंग हो रही है तो किस वजह से हो रही है, उसकी तरफ हमने जाना है। तो बेसिकली एनीमिया जो है ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसकी हम थोड़ी सी क्लासिफिकेशन देंगे, और हमारे जो रिलेटिव जो हमारे टॉपिक्स हैं वो ये हैं जो जिसको हम कहते हैं ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ऑफ दी जो ब्लड है, वो तो है हेमोलाइटिक एनीमिया है, पर्निसिस एनीमिया है, और IDP है जिसमें आपके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। तो 3 चीज़ों को तो हम डिस्कस करेंगे उनका, लेकिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम हम ये देखना चाहते हैं कि वाकई ये ना एनीमिया के और क्या मसले हैं, एनीमिया और किस वजह से हो सकता है। मैं ये समझता हूँ कि अगर और जितनी होम्योपैथी के पास मेडिसिन है एनीमिया की, दुनिया की किसी साइंस के पास नहीं है भाई, ये भी मैं आपको बताता हूँ। और कुछ दवाइयों की मैं पिक्चर आपको दूंगा, आप पढ़ के हैरान होंगे कि यार ये इस दवाई के बारे में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं, ये भी एनीमिया की दवाई है। इस दवाई के बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं, ये भी एनीमिया की दवाई है। और ऐसी ड्रग पिक्चर्स हैं कि आपको देख के लगेगा हाँ ये तो हेमोलाइटिक एनीमिया है, और ये इसकी पिक्चर ये है तो इसकी भी पिक्चर यही है। और आपको जब हेमोलाइटिक एनीमिया का बात सुनते हैं तो आप कहते हैं यार ये तो कोई मुश्किल सा लफ्ज है, इसके बारे में कहते जब आप दवाई पढ़ेंगे, हेमोलाइटिक एनीमिया आपने पढ़ा होगा, जब आप मटीरिया मेडिका पढ़ेंगे उसमें उठा के वो दवाई देखेंगे तो कहेंगे यार तो मसला ही कोई नहीं। और दुनिया में देखें कितना मुश्किल काम है ऑटोइम्यून डिजीजेस को ठीक करना। और आपके पास तो मैं अभी कोई महल में 25-30 दवाइयाँ लिखी हैं, लेकिन मेरा 100 दवाई और भी होगी जो मैंने यहाँ नहीं लिखी, मैंने सिर्फ गाइडेंस के लिए लिखी है, मैंने दवाइयाँ लिखी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया देखते हैं कि एनीमिया में और क्या क्या होता है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया में है कि एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है कि क्या एटियोलॉजी है इसकी, क्या कॉजेटिव ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो एनीमिया हो जाता है। वो कहता है इम्पेयर्ड RBC प्रोडक्शन, कि रेड ब्लड सेल बन ही नहीं रहा। आप जब एनीमिया के तरफ जाएंगे तो क्या सोचेंगे, एटियोलॉजी क्या है इसकी, असबाब क्या कीजिए, वो तो रेड ब्लड सेल बन ही नहीं रहा। एक्सेसिव डिस्ट्रैक्शन है, बन तो रहा है लेकिन टूट रहा है, बन रहा है लेकिन टूट रहा है। अब क्यों टूट रहा है तो ये फिर अगली लंबी, फिर एक और वजह ये एटियोलॉजी हो सकती है कि उसको ब्लड लॉस हो रहा है, उसको ब्लीडिंग हो रही है, उसको पाइल्स है, उसकी इंजरी हो गई है, उसको ट्यूमर फट गया है। सो मेनी कॉजेज ऑफ द ब्लीडिंग किसी वजह से भी हो सकती है। वो ब्लीडिंग मतलब हम तो मैं ये देख रहे हैं कि ब्लड लॉस हो रहा है, मतलब कहीं ब्लड जाया हो रहा है, हेमरेज हो रहा है। तो इटियोलॉजिकली क्या, या तो वो बन नहीं रहा, अगर बन रहा है तो वो टूट रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। डिस्ट्रॉय क्यों नहीं है उस पर हम गौर करेंगे, बन क्यों नहीं रहा उस पर गौर करना है, और जाया हो रहा है तो उस जाया होने को रोकना है। तो हम ये तो नहीं ना कि जो भी उठा के कुछ 200 दवाई 300 दवाई है एनीमिया की, आप उठा के उसको दे दें। तो पहले ध्यान में रखें कि ब्लड बन नहीं रहा, दूसरी है कि बन तो रहा है जी लेकिन जाया हो रहा है। तीसरी यह है कि ब्लड बन भी रहा है, टूट भी नहीं रहा है और जाया हो रहा है। पहली यह है कि बन नहीं रहा, दूसरी डिस्ट्रैक्शन हो रही है, उसमें टूट फूट हो रही है, और दूसरी लॉस हो रहा है। तो हम इस कॉजेटिव फैक्टर्स को एड्रेस करके इसको ठीक करेंगे, और हर कॉजेटिव फैक्टर के लिए आपके पास दवाई है जिसको मैं आगे जाके डिटेल डिस्कस करूं। लेकिन आपने ज़हन में बिठा लेना है कि जब आपके पास एनीमिया का मरीज आएगा तो आपने ये 3 चीजें तो पहले देखनी है कि यार इसका मतलब है ब्लड देखो बन रहा है, अच्छा नहीं बन रहा, बोन मैरो करा लो, ब्लड सीपी कराएंगे, फिर देखेंगे बन तो रहा है जी
लेकिन कुछ डिस्ट्रैक्शन हो रही है, टूट फूट हो रही है, वो क्यों हो रही है उसको देखते हैं। फिर यार वो कहता है मुझे तो पाइल है, मेरे पेशाब में ब्लड आ रहा है, मुझे चोट लगी है, मेरी ब्लीडिंग नहीं रुक रही, कोई ट्यूमर है, कोई मेलेग्जेंसी है, कुछ तो उसको सॉर्ट आउट करना होगा आपको कि वो क्या वजह है। मॉर्फोलॉजिकली क्लासिफिकेशन भी है कि आप मॉर्फोलॉजिकली के उस ब्लड की पिक्चर्स को देख के आप ये साइंटिफिकली देखें कि इसकी मॉर्फोलॉजी मीन्स कि उसके स्ट्रक्चर में क्या ऐसी कोई तब्दीली है, सेल भी बन रहे हैं और मौजूद भी हैं, तो उसकी क्या मॉर्फोलॉजी हो सकती है। वो कहता है जी 2-3 किस्म की मॉर्फोलॉजी हो सकती है। एक हो सकता है कि मैक्रो सेल है और मैक्रो का मीन क्या है, बड़ा सेल मौजूद है, साइज बड़ा हो गया। जब साइज बड़ा हो गया तो क्या होगा, उसका काम फंक्शन से ही नहीं करेगा। साइज भी बड़ा हो गया, नंबर ऑफ सेल्स भी कम है, तो ये क्या होगा, मैक्रो। आपको बड़े मजे की बताएं, और आप एक दवाई अब देखेंगे ना हमारी नाइट्रोम्योर है। नाइट्रोम्योर का जब प्रोसेस होता है ना, डिरेंज हो जाता है, तो क्या होता है, बाद दफा सेल के अंदर फ्लूइड कम हो जाता है तो सेल छोटा हो जाता है, और बाद दफा सेल के अंदर फ्लूइड ज्यादा हो जाता है तो सेल बड़ा हो जाता है, लार्ज हो जाता है। आज भी हमारे पास एक केस था ल्यूकीमिया का। हमारे दोस्त हैं वो हरिपुर से, डॉक्टर फयाज साहब के रेफरेंस से आया हुआ था। उसको ल्यूकीमिया था और उसके प्लेटलेट्स भी गिरे हुए थे, उसका एचबी भी गिरा हुआ था, और उसका वो जो है डब्ल्यूबीसी भी बड़े हाई रेट के थे। तो मैंने उसकी कॉन्स्टिट्यूशनली कॉजेटिव फैक्टर पे मियाज़मेटिक दवाई लिया, हमने उसको नाइट्रोम्योर दी और एक सैनोथिस दी, सिर्फ नाइट्रोम्योर दी और सैनोथिस दी। तो वो केस आज बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में था। ठीक है, तो इसलिए कि जब आप पॉजिटिव फैक्टर को देख, बिल्कुल नॉर्मल था, बिल्कुल नॉर्मल था, ब्लड सेल्स खत्म हो गए थे, प्लेटलेट्स 8-10 हज़ार थे, वो 1.5 लाख से ऊपर, 1.5 लाख से ऊपर चले गए, सारी चीज़ें एब्सोल्यूट नॉर्मल होगी। और दवाई कौन, अब नाइट्रोम्योर को आप अगर समझ लें, नाइट्रोम्योर को साइंटिफिकली भी समझ लें, नाइट्रोम्योर को वैसे भी आप वो कहते हैं ना इस तरह भी समझ लें, साइंस सिम्टम पे भी आप समझ लें कि नाइट्रोम क्या करता है। पानी, जहाँ पानी का कैरियर है, ऑस्मोसिस प्रोसेस है, इसका मतलब सेल के अगर नमक की कमी है तो सेल के अंदर पानी की कमी हो जाएगी, सेल छोटा हो जाएगा, अगर उसमें ज्यादती है तो सेल बड़ा हो जाएगा। ये मैक्रो माइक्रो आपको वहाँ नज़र आएगा। और मेरे पास पीछे भी एक खातून आई और वो कोई 8-9 महीने से उसके प्लेटलेट्स नहीं बढ़ रहे थे और उसको कोई कार्डियक प्रॉब्लम भी था। तो मैंने जब उसकी हिस्ट्री ली तो मैंने कहा, क्योंकि प्लेटलेट्स नहीं बन रहे थे, तो ये जहन में रखें कि मलेरिया की कॉम्प्लिकेशन है एनीमिया, मलेरिया की कॉम्प्लिकेशन। मैंने उनका कहा मेरे बचपन में बड़ा मलेरिया हो रहा, आप देखें 50-60 साल पहले मलेरिया होता रहा और वो आगे रिजल्ट अब निकला है, ट्रिगर हुआ किसी दवाई से हो गया। तो मैंने सिम्टम ली, मलेरिया दी, और उसको भी मैंने नाइट्रोम्योर दी क्योंकि उसको गर्मी ज़्यादा लग रही थी, प्यास ज़्यादा थी, तो मैंने मलेरिया और नाइट्रोम्योर दी। तो वो अगली दफ़ा 1 लाख से ऊपर थे प्लेटलेट्स विद इन 2 वीक्स। तो दवाई को आप समझें, इस चीज़ को समझें। अब मैक्रो माइक्रो, अब ये जो दवाइयाँ देखेंगे आपको कितना मज़ा आएगा। मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि इस तरह से आप अनीमिया को अगर समझ लेते हैं, छोड़ दें यार बाकी बीमारियों को परे रखें, आप बार बोर्ड लगा लें मैं अनीमिया का इलाज करता हूँ, तो लाइन ही नहीं टूटेगी भाई। लेकिन अनीमिया को पहले समझे तो सही ना। तो हमने क्या कहा कि बन नहीं रहा क्लासिफिकेशन। अब ये उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, क्या कर रहा है वो, मैक्रो सेल बड़ा हो रहा है, नंबर ऑफ सेल भी कम, सेल बड़ा हो रहा है, उसकी एफिकेसी में फर्क आ जाएगा। सेल छोटा हो रहा है, माइक्रो हो रहा है, जिसको कहते हैं माइक्रो हाइपोक्रोमिक एनीमिया। सेल साइज छोटा कर गया, छोटा कर गया तो फंक्शन उसका नहीं हुआ। दूसरा वो ये कहता है कि नॉर्मल क्रोमिक नॉर्मोसाइटिक एनीमिया के सेल तो नॉर्मल है, ना छोटा है
ना बढ़ा है, लेकिन तादाद ही उसकी कम है। इसको क्या कहेंगे? नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। अब मॉर्फोलॉजी जब आप देखेंगे तो मॉर्फोलॉजिकली स्टडी जब आप करेंगे तो उधर तो कॉजेटिव फैक्टर आ गए, एक उसको स्ट्रक्चर को आप देख लेंगे कि यार ये क्या मसला है। मेन डिवीजन आपने समझ ली,